हे गाइस, दिस इज शुभम पांडे। वेलकम टू एग्जाम शिक्षा। नाउ आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा का जो निर्माण है वो कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिशों के आधार पर हुआ। अब ये कैबिनेट मिशन 1946 क्या है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का फर्स्ट पार्ट देखिए, पहला वीडियो देखिए, उसमें ये डिटेल में बताया गया है और सारे रेगुलेटिंग एक्ट भी बताए गए हैं। ये उसका आगे का वीडियो है। तो क्या होता है, संविधान सभा की संरचना है वो तीन टॉपिक से पढ़ेंगे हम। पहला जो हमारा होगा वो सदस्य। तो संविधान सभा की संरचना में जो सदस्य थे उनका विवरण देखते हैं। कुल सदस्य जो थे वो थे 389, जिनमें से प्रांतों से 292 और रियासतों से 93। प्रांत क्या होते थे? प्रांत मतलब कि जो ब्रिटिश भारत जो कब्जा किए हुए था हमारे भारत पर, तो जो वो प्रांत बनाए हुए था तो वो ब्रिटिश भारत प्रांत कहलाते थे। तो प्रांतों से 292 सदस्य भेजे गए थे, किस लिए? संविधान सभा की संरचना के लिए। और रियासतों से 93। रियासतें मतलब देसी रियासतें, जहाँ पर देसी रियासतों में क्या था, जहाँ पर राजा या छोटे छोटे राजा जहाँ शासन कर रहे थे वो देसी रियासतें थीं। कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य भेजे गए थे। अगर हम इन सभी का टोटल करते हैं 292, एक सेकेंड, अगर हम सबका टोटल करते हैं 292, 93 और 4, तो ये टोटल हमारा आता है 389। ये टोटल हमारा जो आता है 389। तो मतलब ये टोटल सदस्य हैं, हमारे कुल सदस्य थे 389, 389। तो क्या होता था, देखिए इतना बड़ा संविधान कोई अकेले तो इसकी रचना कर नहीं सकता था। तो क्या हुआ कि सभी ने डिसाइड किया कि हर जगह से जो है इसमें सदस्य चुने जाएंगे, मतलब हर एरिया से, जिससे क्या हो कि सभी एरिया है ना, हर जगह के सभी के लोगों का हित के नियम जो हैं वो बन सकें। तो सर्वाधिक सदस्य भेजने वाला प्रांत कौन सा था? संयुक्त प्रांत, आज का यूपी। संयुक्त प्रांत जो है यूपी का पुराना नाम है, आज हम उसे उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इसने 55 सदस्य भेजे थे। उसके बाद सर्वाधिक सदस्य भेजने वाली देसी रियासत जो है वो है मैसूर। अब देखिए ये देसी रियासत, अभी बात हुई थी प्रांत की, तो प्रांत कौन सा था? संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश। और देसी रियासत कौन सी है? मैसूर। 7 सदस्य हैं जिसमें, ठीक है। मैसूर जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो ये याद रखना कि मैसूर कर्नाटक में है और मसूरी जो है वो उत्तराखंड में है। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299। क्या हुआ? 31 अक्टूबर सन 1947 के समय जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, तो अब जो कुछ एरिया भी अलग हो गया, तो उस एरिया का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो सदस्य भी अलग हो जाएंगे। तो हमारे सदस्य कितने बचते हैं संविधान सभा के? 299, जिसमें से 229 जो हैं वो 229 प्रांतों से और 70 जो हैं वो देसी रियासतों से थे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो क्या है? निर्वाचन मंडल। अभी क्या देखा हमने? सदस्य। संविधान सभा की संरचना 3 प्रकार से देख रहे हैं हम, सदस्य देखे, अब देखते हैं निर्वाचक मंडल। तो प्रत्येक प्रांत को 3 भागों, 3 प्रमुख समुदायों, प्रत्येक प्रांत को 3 प्रमुख समुदायों, साधारण, मुस्लिम और सिख में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। प्रत्येक 10 लाख की आबादी हेतु एक स्थान रखा गया। अब बात क्या होती है कि देखो ये पृथक्करण, तो अभी रेगुलेटिंग एक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट हो गया था। और ये जो स्टार्ट किया था किसने? ये अंग्रेजों ने। ये अंग्रेजों का अंतिम प्रयास था कि जिससे क्या हो कि भारत एक ना हो सके। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी प्रयास कर रहे थे कि भारत जो है वो एक होगा तभी आज़ाद होगा। तो उस बीच में ये मतलब ये एक नियम जो है ये पहले से ही स्थायित्व ले चुका था। और कुछ हमारे जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो क्रांतिकारी, उन लोगों को भी ये नियम इधर पर बनाना पड़ा कि 3 प्रमुख समुदायों, साधारण, मुस्लिम और सिख जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। प्रत्येक प्रांत को 3-3, मतलब हर प्रांत है, जैसे 1, 2 और 3 प्रांत हैं या 4 प्रांत हैं, 5 प्रांत हैं, तो इन सभी को क्या किया इनने? 3-3, इन सभी को 3-3 भागों में बांट दिया गया कि एक जो भाग होगा इस प्रांत का वो क्या होगा? वो साधारण जनसंख्या होगी, इसमें होंगे मुस्लिम और इसमें होंगे सिख। इनके
इनसे प्रतिनिधित्व करने व्यक्ति आएंगे। अब प्रतिनिधित्व करने कितने व्यक्ति आएंगे, जैसे इससे कितने आ रहा है, इससे कितने आ रहा है, इससे कितने आ रहा है, तो ये कैसे डिसाइड होगा। एक मिनट, थोड़ा सा ग्राफ सही से बनाते हैं और देखते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए अगर ये एक प्रांत है, ठीक है, तो एक प्रांत के इनने क्या करे, 3 हिस्से कर दिए, एक प्रांत के 3 हिस्से कर दिए। अब तीनों हिस्सों में से एक जो है वो किसके लिए रहेगा, सिक्के के लिए रहेगा, एक सिक्के के लिए रहेगा, एक रहेगा साधारण के लिए, एक मुस्लिम के लिए। अब इनने देखा कि इधर पर जो हैं वो कितने, 20 लाख, जो मुस्लिम हैं वो 20 लाख हैं, तो 20 लाख हैं तो इधर से कितने सदस्य आएंगे प्रतिनिधित्व करने के लिए, 2। अगर ये सिख जो है वो 10 लाख हैं तो इधर से 1 सदस्य आएगा, और यहाँ पर अगर साधारण जो हैं वो 30 लाख हैं, साधारण जो हैं वो 30 लाख हैं तो यहाँ से 3 सदस्य आएंगे, ठीक है। तो ये जो था, ये क्या था, अरे स्लाइड चली गई, हाँ, तो ये इन्हें डिसाइड किया कि तो ये इनका प्रत्येक 10 लाख की आबादी हेतु 10 लाख का स्थान रखा गया था। मतलब अगर 10 लाख व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति आपका प्रतिनिधित्व करेगा, और 40 लाख हैं तो 4 व्यक्ति। नाउ देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, निर्वाचन। निर्वाचन कैसे करते थे ये, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधायिकाओं के आधार पर किया जाता था। देखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधायिकाओं, जो प्रांत की विधायकों द्वारा क्या होता था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके चुन लेते थे सदस्यों को, कि ये जो सदस्य है ये प्रतिनिधित्व करेगा इस 10 लाख जनसंख्या का। संविधान सभा की प्रथम बैठक 19 दिसंबर 1946 को होती है। 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें अस्थाई अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट पेपर में कई बार पूछा गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो प्रथम अस्थाई अध्यक्ष थे, किसके, संविधान सभा की प्रथम बैठक के, जो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। जस्ट 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और उपाध्यक्ष होते हैं HC मुखर्जी। ये सारे नाम याद रखिएगा। नाव बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो संविधान सभा की संरचना हमने 3 प्रकार से देख ली, कौन कौन सी, सबसे पहले सदस्य और निर्वाचक मंडल और निर्वाचन। अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। तो उद्देश्य प्रस्ताव में इसे संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, याद रखिएगा। प्रस्तुत करने की तिथि थी 13 दिसंबर 1946 और स्वीकृत करने की तिथि थी 22 जनवरी 1947। दोनों डेट्स याद रखिएगा, पूछ सकता है व्यापम। अब देखिए, संविधान को निर्माण के लिए सभी को अलग अलग काम बांट दिए गए थे। जैसे एक समिति बना दी और उसमें कोई को अध्यक्ष बना दिया और कह दिया कि आपको ये काम, मतलब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये देखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये क्या हुआ था, सभी को बांट दिए गए थे। तो कुछ समितियां हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं, हमें देखना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में रेगुलर पूछी जाती हैं। तो संघ शक्ति समिति, पहली जो है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो हैं वो समिति में सदस्य कितने, 9 सदस्य थे संघ शक्ति समिति में, और संघ संविधान समिति में 15 सदस्य थे। तो संघ की शक्ति क्या होगी और किस में निहित होगी, तो इस बारे में जो विचार करती थी वो कौन सी समिति थी, संघ शक्ति समिति। और संघ संविधान के बारे में विचार विमर्श जो कर रही थी, मतलब उसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो ये समिति थी। 15 सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। मूलाधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये मोस्ट IMP समिति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसके जो हैं वो कौन थे अध्यक्ष, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सदस्य उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, सदस्य नहीं पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं, लेकिन पूछ लें तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इनका तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है हमारे वो
नेक्स्ट है क्या है, प्रांतीय संविधान समिति। इसके सदस्य कितने हैं, 25, और अध्यक्ष इसके कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष KM मुंशी, ये नाम याद रखिएगा, आगे फिर से मिलेगा। कार्य संचालन समिति 3 सदस्य थे और अध्यक्ष थे KM मुंशी। नाउ बात करते हैं झंडा समिति। तो झंडा समिति जो है, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। उसके बाद ये भी आप याद रख लेना, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, प्रारूप समीक्षा समिति। ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है इधर पे, ये इधर लिखा हुआ है प्रारूप समीक्षा समिति। इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है, प्रारूप समिति। अब देखो एक और समिति थी प्रारूप समिति, उसमें मैंने मेंशन नहीं करी थी उस स्लाइड में, क्योंकि इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये IMP है। तो प्रारूप समिति, ये भी एक समिति बनाई गई थी जो संविधान का प्रारूप बनाएगी, कि संविधान जो है स्ट्रक्चर बनाएगी कैसा बनना है। तो उसका गठन हुआ था 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का। सदस्य इसकी संख्या थी 6 थे सदस्य, और धन एक कौन था, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये नाम आप संविधान की बात होती है तो ये नाम बहुत चर्चित नाम है। ठीक, तो 6 सदस्य थे और एक जो व्यक्ति थे वो थे भीमराव अम्बेडकर। अन्य सदस्य कौन कौन थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, A.K. अय्यर, A.K. अय्यर और KM मुंशी। देखिए अभी मैंने बताया था KM मुंशी, और किस समिति के अध्यक्ष थे, कार्य संचालन समिति के, और प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। BL मित्तल, जिनको बदलकर बाद में माधवराव को कर दिया गया था, और डी मी नहीं है, DM है, ये गलत लिखा है इधर पर, DM खोतान। ठीक है, तो DM खोतान थे, जिनको बाद में बदलकर DT कृष्णमाचारी, जिसमें बाद में बदलकर DT कृष्णमाचारी को कर दिया जाएगा था उनकी जगह पर। प्रारूप को संविधान सभा में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर। ठीक, याद रखिएगा, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति BN राव। अब ये पॉइंट याद रखना, ये अभी 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछ सकते हैं। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति, तो यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लगा देते हैं, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप तैयार नहीं किया था, तैयार किया था BN राव ने। BN राव कौन थे, MN राव, महात्मा गांधी के जो खास व्यक्ति थे MN राव। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ी है तो जो आगे हम सीरीज़ बनाएंगे उसमें आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, MN राव जो थे वो भी वकील थे, ठीक है, एडवोकेट थे। तो उनके बेटे थे BN राव, इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। नाउ देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब देखिए ये हमारा संविधान की जो संरचना है इधर हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। संवैधानिक सलाहकार BN राव, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। और कलर चेंज कर लो इसका, हाँ ठीक, संवैधानिक सलाहकार BN राव। संविधान सभा के एकमात्र निरीक्षक अनपढ़ सदस्य कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी इनको बोलते हैं और इन्हीं को बादशाह खान बोलते हैं। ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड 2000 अभी जो लास्ट पेपर हुआ था ना फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें पूछा था उनने कि संविधान सभा के एकमात्र निरीक्षक या अनपढ़ सदस्य कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हीं को सीमांत गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता था। ठीक है, गांधी जी के ये भी बिल्कुल खासम खास व्यक्ति थे। तो बात करते हैं अगला पॉइंट, संविधान सभा के प्रथम वक्ता, संविधान सभा के प्रथम वक्ता डॉक्टर राधाकृष्णन। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन एवं 165 समितियां थीं, याद रखिएगा। संविधान सभा में कुल 8 महिला सदस्य थीं, जिनमें से प्रमुख सरोजनी नायडू, अंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। अब कुछ लोग इस वीडियो को देखते समय हमें गाली बकेंगे, बोलेंगे ये 8 महिला सदस्य बता रहे हैं, इंटरनेट पर 12 बता रहा है और कुछ बुक्स में 15 बताते हैं। ठीक है, तो ये एक राज ही है, अभी तक ये ओपन नहीं हुआ है। इधर क्या है, ये डाउट वाला ही क्वेश्चन है, तो आपको इस पर फोकस नहीं करना है। मैक्सिमम अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप 12 लगा सकते हो, क्योंकि 12 कहीं कहीं उन्होंने राइट आंसर माना है। ठीक है, तो 8 भी है, 12 भी है, 15 भी, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल कितनी महिलाएं थीं ये कंफर्म नहीं है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एग्जाम में पूछते नहीं है। वैसे आपको तो ये याद रखना है कि मुख्य जो महिलाएं थी वो कौन सी थी, तो सरोजनी नायडू, अंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। नाउ बात करते हैं संविधान निर्माण, ये गलत लिखा, संविधान निर्माण अवधि।
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, याद रखिएगा कि संविधान निर्माण करने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, और संविधान को लागू करने की तिथि थी 26 जनवरी 1950। ये डेट्स इंपॉर्टेंट्स हैं, याद रखिएगा। अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य, अंतिम रूप से जो संविधान पारित हुआ उस पर जो सहमति दर्शाई या जो जिस पर साइन करे थे वो 284 लोगों ने साइन करे थे। 284 लोग जो थे वो सदस्य एग्री थे उसको लेकर। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत ब्रिटिश सरकार का औपनिवेशिक राज्य रहा। औपनिवेशिक समझते हैं, डोमिनियन स्टेट बोलते जिसको, तो डोमिनियन स्टेट रहा, ठीक है, औपनिवेशिक राज्य। जैसे ब्रिटेन जो है, द ग्रेट ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन का आपको क्या लगता है, लंदन है और रोम है, इटली है, ये जो यूरोपीय कुछ कंट्रीज़ हैं ना, ये ब्रिटेन के अंदर आती हैं। तो ब्रिटेन के अंदर आती हैं मतलब ये ब्रिटेन की औपनिवेशिक राज्य हैं। औपनिवेशिक मतलब डोमिनियन स्टेट है, मतलब इनका खुद का संविधान है, खुद की करेंसी है, खुद का मंत्रालय है, सब कुछ है, लेकिन इनका प्रमुख कौन होगा, ब्रिटेन होगा। तो वैसा ही 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक ब्रिटिश सरकार का औपनिवेशिक राज्य रहा। अंग्रेज सरकार जो थी वो लगातार यही मांग कर रही थी कि भारत को हम औपनिवेशिक बना देते हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे उनका मतलब यह था, उनका कहना यह था कि नहीं, हमें स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। तो स्वतंत्र राष्ट्र की कामना करी थी और बाद में हुआ भी। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटिश संविधान का है। अंतर मात्र यह है कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है और भारत में संविधान। समझते हैं इस बात को कैसे? अगर ब्रिटेन में एक नियम है और उस नियम में यदि कोई व्यक्ति फंस रहा है तो संसद चाहे तो उस नियम को बदल सकती है और कह सकती है कि इसकी सज़ा माफ़ कर देते हैं या ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है। और इधर पे भारत में क्या है, भारत में यदि एक संविधान का जो नियम है उसके अंतर्गत कोई संसद का व्यक्ति भी है और वो उस नियम को तोड़ता है तो उसको वही सज़ा होगी जो संविधान में लिखी हुई है, उसको संसद भी खारिज नहीं कर सकती। मतलब भारत में सर्वोच्च कौन है, संविधान है, और ब्रिटिश में सर्वोच्च कौन है, संसद है, ठीक। तो एक और क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की संसद और अमेरिका की संसद, दोनों जगह की संसद का नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, आगे हम बात करते हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या है, यह भी आपको देखने के लिए पहले वीडियो में जाना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा जिसकी प्रकृति सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक एवं आपातकाल में एकात्मक होती है। तो संघात्मक आप समझते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो संघात्मक है कि 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। राज्य सूची में जो भी विषय आते हैं उनमें कानून और देखरेख उनका कौन करता है, राज्य। और जो संघ सूची है उनकी देखरेख और उनका जो काम करता है संघ करता है। और जो संवर्ती सूची होती है उसमें राज्य करता है काम, और यदि ज़रूरत पड़ती है तो मतलब अगर विवाद होता है तो फिर उसमें संघ उसके फैसले लेता है। तो ये हमारा रेगुलर स्ट्रक्चर है जो सामान्य परिस्थिति में चलता है। लेकिन क्या होता है, आपातकाल स्थिति में एकात्मक होती है। जैसे अभी कोविड चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में जो पीएम संबोधन कर देते हैं वही बात पत्थर की लकीर हो जाती है, तो वही बात है एकात्मक होती है, ठीक है। ये बिल्कुल साधारण भाषा में समझाया मैंने आपको। भारतीय संविधान में सारी शक्तियाँ अंतिम रूप से जनता में ही निहित हैं। वो कैसे, छोटा सा उदाहरण समझिएगा। जैसे नगरीय निकाय से देखते हैं। नगरीय निकाय में 2 व्यक्ति होते हैं जो मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं। एक होता है CMO, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, और एक होता है क्या, मेयर बोलते हैं जिसको हम, वो होता क्या, वो होता है हमारा अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, जिसको जनता चुनती है। अब ये व्यक्ति जो है इसको जनता ने चुना है और ये व्यक्ति जो है ये इसको सरकार ने चुना है। तो क्या होता है कि यदि सरकार कोई नियम बना रही है जो व्यक्ति के हित में नहीं है तो जनता अपने प्रतिनिधि से कहती है या प्रतिनिधि कहता है कि ये नियम जनता के हित में नहीं है, मैं इसे लागू नहीं होने दूंगा।
तो जब तक इसकी सहमति नहीं होती है तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। और इसकी सहमति मतलब जनता की सहमति है, क्योंकि इसको जनता ने चुना है, ये जनता के बहुमत से आया है। तो इस प्रकार से जो सारी शक्तियां हैं ना, चाहे वो सरकार की हों या जो सरकार जो फैसले ले रही है, जो सांसद फैसले ले रहे हैं, कोई भी नियम बनता है तो कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है, लोकसभा राज्यसभा इन्हीं में बनता है ना। तो इधर से पारित होकर फिर प्रेसिडेंट तक जाता है। तो लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य हैं, इन्हें चुनने वाला कौन है? हम और आप ही है ना, जनता ने चुना है, मतलब जनता ने वो नियम बनाए हैं। तो जनता का राज मतलब भारतीय संविधान में सारी शक्तियां अंतिम रूप से जनता में ही निहित हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान में भारत को दिया गया संबोधन है भारत अर्थात इंडिया, ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। भारत को संबोधन इस नाम से संबोधित किया गया है। देखिए, मूल संविधान जो है अंग्रेजी भाषा में निर्मित था। 58वें संविधान संशोधन 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा संविधान का हिंदी में अनुवाद हुआ, ठीक। क्या होता था पहले जो एजुकेशन होती थी, अब हिंदी तो भारत की भाषा है, भारत में तो एजुकेशन था नहीं, एजुकेशन केवल अंग्रेज लाए थे, वो भी कितना 1 लाख रुपए उनने, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 1 लाख रुपए भेजे थे सबसे पहले। वो भी इसलिए भेजे थे कि भारतीयों को केवल इतना पढ़ाया जा सके कि वो अंग्रेजों से क्या कर सकें? कम्युनिकेशन कर सकें, वो बातचीत कर सकें। तो वो भी इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, मतलब सारी जो पढ़ाई होती थी वो इंग्लिश में होती थी। तो सभी देशों के जो इनने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिया और उससे लेकर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो जब ये बनाएंगे तो इंग्लिश का था, तो इंग्लिश से ही लेकर बनाएंगे, तो इंग्लिश में ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर दिया था। अभी क्या हुआ कि इनने बोला कि भारतीय की भाषा हिंदी है, तो हिंदी में तो इसका रूपांतरण होना चाहिए। तो 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा इन्होंने क्या किया? इसका हिंदी में अनुवाद किया और फिर संविधान हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग and God bless you all. Stay home and stay safe. Thank you.